तो ये जो पूरा एक्शन हमने देखा सर पुलिस का, बहुत बहुत ही बारबैरिक था, ब्रूटल था। ये क्या डराने के लिए था सर कि लोगों को डरा दिया जाए, स्टूडेंट्स को पीटा जाए और उसके बाद सब लोग डर के मारे अपने घरों में चले जाएं? ये कुछ और था इसके पीछे देखिए सर? देखिए ये जो सरकार है ये केवल डराने में विश्वास करती है, लेकिन आयरनी जिसको कहते हैं, विडंबना ये है कि लोग तो डर नहीं रहे। राहुल गांधी भी नहीं डरे कल, कांग्रेस के और बाकी इंडिया अलायंस के नेता भी नहीं डरे। लेकिन ये जो डराने वाली सरकार है, इसका खुद का इतिहास डरने का है। ये उनकी सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो संसद से डर के चले गए थे कि महिलाएं मुझे इकट्ठी होने के मारने आ रही हैं। उनका डर देखिए कितना होता है कि जब पंजाब में गए तो डर के वापस आ गए थे कि भाई रास्ते में कोई पुलिस वाले नहीं है। तो खुद डरते हैं और ये सोचते हैं कि पूरे देश को डरा देंगे। लेकिन डर इनकी खासियत है, डरना इनकी खासियत है। ये देश जो है ये गांधी का देश है, जो सीना तान कर अंग्रेजों के खिलाफ बिना डरे लड़ा। वो जो आत्मा है वो अभी जिंदा है। और वो आत्मा आपने जो विजुअल देखे अभी बच्चों के, ये बच्चे कोई पॉलिटिकल बच्चे नहीं थे, ये कोई ट्रेंड पॉलिटिशियंस नहीं थे। इन्होंने कहीं पॉलिटिक्स की ना तो ट्रेनिंग ली थी, ना ये पॉलिटिकल दायरे के अंदर कभी जीवन जिया होगा इन्होंने। लेकिन वो कैसे पुलिस के आगे तनकर खड़े हो गए। ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए कि पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं और वो बच्चे चू नहीं कर रहे हैं। तो ये देश ऐसे निडरता का देश है। डर का जो गुण है ना, वो तो संघ के साथ ही आप जोड़ सकते हैं। वो डर का गुण 100 साल से देश बार बार देख रहा है। सदन के अंदर मोदी जी को भी देखा और आज़ादी के आंदोलन में भी देखा और इमरजेंसी में भी देखा था। जब जरा सा सख्ती हुई थी तो जो सरसंघ चालक थे वो रेडियो पे इमरजेंसी का समर्थन करने निकल गए थे। ऑल इंडिया रेडियो पे भाषण दे दिया था। तो ये तो खुद तो डरते हैं और सोचते हैं कि सबको डरा देंगे, लेकिन बाकी लोग डरे नहीं। और आज ये हो गया है कि जनता सड़कों पर है, युवा सड़कों पर हैं और इनका डर जो है बिल्कुल बोथरा साबित हुआ है। और इनको सलाह केवल ये होनी चाहिए कि देखिए आप समझिए ये देश क्या है। अगर आप और ज़्यादा हिंसा का या और ज़्यादा ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस देश की आत्मा को कुचलने का काम कर रहे होंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार जिस रास्ते पर चल रही है पिछले दिनों से, वो रास्ता इस देश के लिए बहुत खतरनाक रास्ता है रविंद्र जी। और सर कल लेकिन जो नज़ारा हमने देखा कि वो पुलिस वाले उनको मार रहे हैं और बुरी तरीके से मार रहे हैं, लेकिन बच्चे ना तो डर रहे हैं और अगले दिन वापस आ गए सर। कोई चोटिल है, कोई उसी घायल शाम को है, वापस आ गए थे। वापस आ गए। कह रहे हैं हमको मारो, उसी कितना भी मारो, फर्क नहीं पड़ता। जेल में डाल उसी दो, फर्क नहीं शाम को पड़ता। वापस आ गए थे। और वो बच्चे क्यों, कल जब राहुल गांधी धरने पे बैठे और उसके साथ उनके साथ अखिलेश यादव और तमाम नेता और सांसद बैठे, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने कॉल दे दी पूरे देश के अंदर कि कांग्रेस के ऑफिसों पे वो आक्रमण करेंगे एक किस्म से। और पूरे देश में आप विजुअल देख लीजिए, कांग्रेस के लोग खड़े हो गए और ये इनको भागना पड़ा। कोई डरा आज इनसे पूरे देश के अंदर? आपको पूरे देश में एक भी कांग्रेस ऑफिस से कोई वीडियो या कोई खबर आई है कि ये वहां पे पहुंच कर कांग्रेस के लोग डरकर भाग गए हों? उल्टा जब कांग्रेस के लोग खड़े हो गए तो इनके लोग डरकर वापस भागे। पूरे देश में से आज ये वीडियो आ रहे हैं। तो ये अगर सोचते हैं कि इस देश को डरा के चला देंगे, वो गलत है। और ये डर का माहौल धीरे धीरे इस बच्चों ने, इन युवाओं ने देश से अब उठा दिया है। लेकिन सप्पल साहब, हम लोग बात कर रहे हैं, गोलियां तो इंदिरा गांधी के वक्त भी चली थी संसद के बाहर। तो अभी तो लाठीचार्ज ही हुआ है, तो उसको भी आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सवाल तो आपसे ये भी पूछा जाएगा। जी, जब चली थी तो माहौल क्या था? उस समय साधुओं का एक इन्हीं आरएसएस ने एक आंदोलन खड़ा किया था। स्वामी करपात्री थे और गाय के नाम पे उन्होंने किया और 1 लाख साधु त्रिशूल और तलवारें लेकर और भाले लेकर संसद के बाहर खड़े हुए थे। उस समय कामराज मंत्री, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनका घर जला दिया था। गुलजारी लाल नंदा का घर जला दिया था। जब आप हिंसक आंदोलन करेंगे, भाले लेकर आप मंत्रियों के घर जला देंगे, उस जमाने में जब कार किसी किसी के पास होती थी, इस भीड़ ने 250 कार जलाई थी दिल्ली की सड़कों पे। उस जमाने में 60 के दशक में कारें कितनी होती होंगी? तो जब आप हिंसक आंदोलन करेंगे
तो अलग होता है। क्या छात्रों का आंदोलन हिंसक था? क्या उन्होंने किसी मंत्री के घर पे आक्रमण किया है? क्या उन्होंने कहीं कोई तलवारें लेके आंदोलन कर रहे थे, त्रिशूल लेके आंदोलन कर रहे थे? बात को पलटना इन लोगों का, वो कमाल की बात है। अराजकता नहीं थी ये आंदोलन, ये विशुद्ध गांधीवादी आंदोलन था, और गांधीवादी आंदोलन के ऊपर इन्होंने हिंसा की है। जैसे ब्रिटिश करते थे वैसे मोदी सरकार ने हिंसा की है। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल। अब आखिरी बात मैं अगर आपसे पूछूं सर, आप तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी मैं करना चाहूंगा कि क्योंकि आप उस वक्त सत्ता के साथ थे, सत्ता के बहुत फैसलों के नजदीक, बहुत नजदीक से आपने फैसले देखे थे। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी स्थितियां बिल्कुल मिलती जुलती ही थी, लेकिन तब सरकार ने बातचीत भी करी, उस मामले को सुलझाया भी, और सदन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। लेकिन अब तो सरकार बातचीत से भी भाग रही है। उस दौर को अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दें सर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15 बरस भी नहीं हुए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। अन्ना आंदोलन और इस आंदोलन में दो बड़े फर्क हैं। एक, अन्ना आंदोलन के पीछे पूरा मोबिलाइजेशन आरएसएस का था, ये अब सारे जानते हैं, ये बात खुल बिल्कुल। के अब सामने है। हम लोग तो तब भी बोलते थे, और आप तो मेरे साथ काम किए तो हम तब भी इस बात को स्पष्ट रूप से रखते थे कि आरएसएस मोबिलाइज कर रही है, लेकिन तब लोग नहीं समझे थे, अब समझ गए। लेकिन ये आंदोलन में कोई मोबिलाइज नहीं कर रहा है, ये स्वतः स्फूर्त है। वो युवा, वो छात्र, वो लड़के लड़कियां, वो खुद ब खुद सामने आए हैं। तो एक प्रायोजित आंदोलन था अन्ना आंदोलन, और ये एक स्पॉन्टेनियस आंदोलन है क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है। अन्ना आंदोलन को प्रायोजित किया था झूठ के दम पे। उस समय जो झूठ था, चाहे वो सीएजी का हो, चाहे वो 2G का हो, चाहे लोकपाल की डिमांड हो। आज तो अरविंद केजरीवाल उसके बाद दिल्ली में कई बार मुख्यमंत्री रह लिए। कोई बता दे क्या लोकपाल का इस्तेमाल हुआ, या नरेंद्र मोदी की सरकार में लोकपाल का क्या हश्र हुआ? ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? ट्रांसपेरेंसी के सवाल पे ये कहते थे। उस समय तो ये इनका डिमांड थी अरविंद केजरीवाल की कि अन्ना आंदोलन में जो उन्होंने जन लोकपाल बिल दिया था रविंद्र जी, उसके अंदर वो अधिकार चाहते थे, लोकपाल को अधिकार होना चाहिए प्रधानमंत्री की अलमारी का ताला तोड़ने का, ये बात करते थे। और जब खुद बिल्कुल। सत्ता में आए तो क्या किया? तो वो एक झूठ पे आधारित आंदोलन था, एक प्रायोजित आंदोलन था। ये आंदोलन छात्रों की पीड़ा से उपजा है, क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है, चाहे वो नीट का सवाल हो, चाहे वो ओएसएम का सवाल हो। अभी यही नहीं, आप सिर्फ इसको दो चार चीजों में सिमट नहीं सकते हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जी। आप पूरी तरह से विफल मंत्री हैं। जो नेशनल एक्रेडिटेशन एजेंसी है, जिसके दम पे वो A++ डिग्री सर्टिफिकेशन देते हैं, खुद सीबीआई ने उन पे केस किया, बोला कि गलत पैसा लेके गलत एक्रेडिटेशन देते हैं। 5000 उनके एक्रेडिटर्स हैं, जिसमें से 900 बर्खास्त हुए लास्ट ईयर क्योंकि सब करप्शन कर रहे थे। उसका 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 कोई नया सिस्टम नहीं ला पाए हैं। खुद जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन है, जो एक और सर्टिफिकेशन देता है यूनिवर्सिटीज कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, उसको लेके मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि उसकी NIRF रैंकिंग पूरी फर्जी है। वो उसके अंदर 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स गलत तरीके से दावा कर रहे हैं, और इस पे कोई सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। और जिस तरह से पूरे 12 साल के अंदर इन्होंने केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, आम जनता से निकल गई। ये दर्द से उपजा हुआ आंदोलन है ये। लेकिन सरकार के तौर पे अब बात करो, उस आंदोलन के अंदर जो कि झूठ पे प्रायोजित आंदोलन था, उसको भी इस देश में करने की अनुमति थी, क्योंकि एक लोकतंत्र है। बिल्कुल सही। और आज जी। एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन, जिसकी एक जेन्युइन डिमांड है, उसको भी कुचल रहे हैं। ये फर्क है उस सरकार का। वो सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती थी, और ये सरकार लोकतांत्रिक स्पेस में विश्वास नहीं करती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में जब ये आरएसएस बना 26 में, 1925 में, और उस समय गांधी देश के पटल पे आ गए, तो 2 धाराएं आई थी। तो कराची रेजोल्यूशन में 31 के अंदर कांग्रेस ने कह दिया था कि इस देश में बोलने की, प्रदर्शन की आज़ादी होगी जब देश आज़ाद होगा।
लेकिन 25 से लेके 50 तक जब तक संविधान बना, आरएसएस का एक भी डॉक्यूमेंट बोलने की आजादी और प्रदर्शन की आजादी की बात ही नहीं करता। तो इनकी जो फिलॉसफी है वही लोकतंत्र को नहीं मानती, इनकी फिलॉसफी ही धरना प्रदर्शन की फिलॉसफी को, उसके अधिकार को नहीं मानती, इनकी फिलॉसफी ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं मानती है। और अब सत्ता में आके जब ये कर रहे हैं तो इनको कोई आंतरिक ग्लानि भी नहीं हो रही है, इनकी अंतरात्मा नहीं झकझोरती है, क्योंकि इनकी अंतरात्मा की आवाज इन मामलों में चुप है। ये तो चाहते ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस चूंकि महात्मा गांधी नेहरू के रास्ते पे चली, उस रास्ते पे चल के उसकी फिलॉसफी डेवलप हुई, वो विश्वास करती है कि बोलने की आजादी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सबूत कांग्रेस की जो अभी राज्य सरकारें हैं, आज भी वहां पे सत्ता का दुरुपयोग आप यूं नहीं देखेंगे, आंदोलन हो या मीडिया के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं कि हम आज भी बदल गए हों, वो क्योंकि हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक स्पेस के अंदर यकीन नहीं करते हैं। अब होगा कैसे सर, आगे कैसे बढ़ेंगे आप लोग? क्या कॉकरोच जनता, ये जो आंदोलन सीजेपी का चल रहा है, इसको राहुल गांधी ने वैसे तो कह दिया कि जो भी सड़क पे हम लोग उसके साथ हैं, तो सदन तक कैसे लेके जाएंगे? सदन में जब तक चर्चा नहीं होगी तो कैसे इसका सही निचोड़ निकलेगा? अभी आपका इंटरव्यू आने से पहले मैंने अभी ट्विटर पे देख रहा था कि सोनम वांगचुक जी ने भी बोला है कि भाई छात्रों पर से केसेस वापस हो जाएं तो मैं अपना अनशन तोड़ सकता हूं। मैंने अभी ट्विटर पे ही देखा है, उम्मीद करता हूं कि वो सत्य है। लेकिन जो आज राहुल गांधी ने भी बोला, देखिए छात्रों पे केस होना वो तो इस आंदोलन की वजह से हुआ, लेकिन जिन लोगों ने ये केसेस बनाए, जिन लोगों ने छात्रों पर जुल्म किया, जिन लोगों ने लाठीचार्ज हुआ, ठीक है ना, उन लोगों पर कार्रवाई की मांग हम नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अब केस हटा दीजिए और सब कुछ ठीक हो गया। मुद्दा तो वहीं खड़ा है, वहीं खड़ा, मुद्दा वहीं खड़ा रहेगा। और आप गोल पोस्ट चेंज करके छात्रों को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 स्पष्ट बातें बोली है। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है। नंबर 2, भाई साहब, नंबर 1 धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है जी। नंबर 2, जिन लोगों ने भी बच्चों पे जुल्म किया है उनकी जवाबदेही तय होनी है, उन पे कार्रवाई होनी है। जिन लोगों ने आदेश दिया लाठीचार्ज का, जिन लोगों ने लड़के लड़कियों को बेरहमी से पीटा है, उन पर कार्रवाई होनी है। जिन लोगों के कहने पे पुलिस वाले सादी वर्दी में कानून की धारा के खिलाफ जाकर लाठीचार्ज किए, जिनके कहने पे बिना बैज के कानून का उल्लंघन करते हुए पुलिस वाले खड़े थे, उन पे कार्रवाई होनी है। और आखिरी बात कि प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से, छात्राओं से, युवाओं से माफी मांगनी है। और उसके बाद ये जो पूरा शिक्षा का पूरा सिस्टम आपने बिगाड़ दिया है, जिसके अंदर एग्जामिनेशन का सिस्टम हो, नीट हो, एनटीए हो, जिसमें ओएसएम जैसे मार्किंग का सिस्टम हो, जिसके अंदर पूरा प्राइवेट एजुकेशन कर दिया उसका सिस्टम हो, जिस तरह से पूरा का पूरा एक्रेडिशन का गड़बड़ हो रखी है, सारी फर्जी एक्रेडिशन हो रही हैं, उसका सिस्टम हो, या रोजगार का सिस्टम हो। 20% से ऊपर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये पूरे के ऊपर बातचीत संसद के अंदर होनी है। और इस बात को राहुल गांधी आज बोले हैं और यही बात हम आगे लेकर जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप सिंह चप्पल साहब, आपने समय निकाला और हमसे इस पूरे मुद्दे पर बहुत डिटेल में बातचीत की, और खासतौर पर जो तकनीकी पहलू अभी तक जो मीडिया में नहीं आए थे वो भी आपने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।